Hi everybody, welcome to PIB Insights. Yesterday we could not record our session due to some reason. So आज हम ये करेंगे कि हमें दो वीडियोस अपलोड करने हैं. एक कल जो नहीं हो पाया था वो, एंड उसके बाद आज की जो वीडियो होनी है ऐसे भी, तो वो हम शाम को करेंगे. ठीक है, तो थोड़ा सा वर्कलोड आपका बढ़ जाएगा, लेकिन क्योंकि ये सेशन कल हुआ नहीं था तो उसको भी अभी कवर करना ज़रूरी है. ठीक है, और आर्टिकल जो हमने आज पिक किए हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ये सब आपको मिस नहीं करना चाहिए. सो द लीड आर्टिकल फॉर टुडे इज़ आयुष्मान भारत प्राइम मिनिस्टर जन आरोग्य योजना. ठीक है, PMJAY. अब ये स्कीम ऐसी है जो बहुत बार न्यूज़ में रहती है, बट अगर आप किसी से पूछो कि आयुष्मान भारत उसके बाद PMJAY, तो ये सब में क्या डिफरेंस है, कौन किसका कंपोनेंट है, या ओवरऑल जो आयुष्मान भारत के जितने जितने कंपोनेंट्स हैं उसके बारे में बहुत सारे लोगों को क्लैरिटी नहीं रहती है. तो इसको डिटेल में पढ़ना ज़रूरी है. जिन लोगों ने हमारा कोर्स ऑप्ट कर रखा है तो अब तक अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के सेशंस अब स्टार्ट होंगे, बट अक्टूबर एंड नवंबर के सेशंस में मैंने आपको डिटेल में बता रखा है कि आयुष्मान भारत एक अम्ब्रेला स्कीम है और इसके बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं. तो एक एक करके देखते हैं. सबसे पहले ये न्यूज़ में क्यों आया है, तो न्यूज़ में इसलिए था बिकॉज अभी अभी डेटा आया कि अराउंड 30 करोड़, यानी ये नंबर इसको क्रॉस कर चुका है. 30 करोड़ आयुष्मान कार्ड्स जनरेट हो चुके हैं. अब आयुष्मान कार्ड्स क्या हैं, तो इसको आप आधार कार्ड की तरह समझ सकते हो कि ये एक ऐसा डेटाबेस होगा जिसमें जितने भी बेनिफिशरीज़ हैं तो उनकी डिटेल्स यहाँ पे होगी आयुष्मान कार्ड के थ्रू. सो उससे गवर्नमेंट के लिए इम्प्लीमेंट करना इसको काफ़ी आसान हो जाएगा. ठीक है, नाउ आर्टिकल में कुछ कुछ और डेटा पॉइंट्स दे रखे हैं तो वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है. जैसे कि एक तो मैंने बता ही दिया 30 करोड़, ये नंबर 30 करोड़ को क्रॉस कर चुका है. और जिस स्पीड से रिसेंट मंथ्स में आयुष्मान कार्ड्स जनरेट किए जा रहे हैं, बनाए जा रहे हैं, तो बहुत जल्दी ऐसा हो सकता है कि आपके एग्ज़ाम के पहले, अगर आपका एग्ज़ाम मई जून में होता है तो उसके पहले इसकी पॉसिबिलिटी बहुत हाई है कि ये नंबर 50 करोड़ को भी क्रॉस कर जाए. और 50 करोड़ बहुत बड़ा नंबर होता है. अगर ऐसा होता है तो आप श्योर शॉट ये समझो कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन आना ही आना है इस पर. ठीक है, बट अभी भी ये न्यूज़ में है, तो जिन लोगों का एग्ज़ाम जनवरी में है, ठीक है, या फिर फरवरी में है, तो आप इस टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन एक्सपेक्ट वहाँ पे कर सकते हैं. ठीक है, बहुत सारे एग्ज़ाम्स होते हैं बैंकिंग के, मुझे बहुत अच्छे से आइडिया नहीं है, बट आजकल बैंकिंग एग्ज़ाम्स में भी क्वेश्चन काफ़ी डिटेल्ड आने लग गए हैं, तो वहाँ पे भी गवर्नमेंट स्कीम की नॉलेज आपको बहुत काम आएगी. ठीक है, सो 30 करोड़ का नंबर इंपॉर्टेंट है. दूसरा कि ये डेट आप याद मत रखना कि किस डेट को ये नंबर रीच हुआ है, ये सब याद रखने की ज़रूरत नहीं है. यहाँ से कुछ और फैक्ट्स हमें मिलते हैं कि दिस फ्लैगशिप स्कीम इज़ बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय नेशनल हेल्थ अथॉरिटी. ठीक है, NHA. नेशनल हेल्थ अथॉरिटी वो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर आता है, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए. उसके बाद इसके अंडर जो बेनिफिट्स प्रोवाइड किए जाते हैं वो है ₹5 लाख पर फैमिली पर ईयर. ठीक है, तो इस फैक्ट को भी आपको याद रखना है कि 5 लाख पर फैमिली पर ईयर है ये. अच्छा, उसके बाद यहाँ पे बता रखा है इन्होंने कि सेकेंडरी एंड टर्शियरी जो हॉस्पिटलाइजेशन है, ठीक है, उसकी बस कॉस्ट यहाँ पे कवर होती है. तो आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि प्राइमरी, सेकेंडरी और उसके बाद लास्ट में ये जो 3 लेयर्स हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी, इनके बीच में क्या डिफरेंस है. तो मैं बहुत सिंपल ऐसे वर्ड्स में समझाने की कोशिश करता हूँ आपको. तो सपोज़ कि आपके पेट में ऐसे दर्द हो रहा है और आपको नहीं पता है ये क्यों हो रहा है. सो आप जिस अपने नियर बाय हॉस्पिटल में जाओगे, खास करके किसी रूरल एरिया में, तो वहाँ पे ऐसा नहीं होता है कि जितने भी हॉस्पिटल्स हैं या फिर जितने भी ऐसे नर्सिंग होम्स हैं, तो हर जगह बहुत ही अप्लाइड, बहुत ही सोफिस्टिकेटेड ऐसे मशीनरीज वहाँ पे रखी हों. हर जगह नहीं होता है. मैक्सिमम जो आपको हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइडर्स मिलेंगे तो वो बहुत ही बेसिक लेवल पे ऑपरेट करते हैं, मतलब वर्क करते हैं. उनके पास बहुत सोफिस्टिकेटेड गैजेट्स नहीं होते. तो अगर आपके पेट में दर्द है और आप किसी नियर बाय डॉक्टर के पास जाते हो, तो सबसे पहले वो आपको मेडिसिन दे के देखेगा कि ये पेन ठीक हो रहा है या नहीं. ठीक है, तो हो सकता है कि आप 1 दिन 2 दिन ऐसे वो मेडिसिन लो, उसके बाद भी आपका पेन ठीक नहीं हो रहा. उस केस में वो आपको रेफ़र करेगा किसी लैब में कि पहले वहाँ पे जाके कुछ अपनी टेस्ट कराओ. जब वो टेस्ट की रिपोर्ट आती है तो वो रिपोर्ट को देखेगा, एंड हो सकता है कि उसके पास इतनी एक्सपर्टीज़ नहीं है कि अगर रिपोर्ट में कुछ ऐसा आ गया, ठीक है, जो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है,
सो वो उसको ठीक नहीं कर पाएगा अगर, तो वो आपको रेफ़र कर देता है कि आप डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जाओ, ठीक है। अब यहाँ पे आप समझना कि जब तक आपको नहीं पता है कि आपकी आपकी इलनेस है क्या, ठीक है, आपको सिंपली पेन हो रहा है, आप गए, तो आप जहाँ पे जाते हो उसको हम बोलते हैं प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है। और ये जो हेल्थ केयर सर्विसेज वहाँ पे प्रोवाइड होती हैं तो उसको हम बोलेंगे प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विसेज, ठीक है। अच्छा, अब लैब की रिपोर्ट आती है, आपको रेफ़र किया जाता है किसी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में। सो वहाँ पे अब लैब के रिपोर्ट के थ्रू पता होता है कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम कहाँ पे है। तो वो हो सकता है लीवर में हो, या फिर हो सकता है किडनी में हो, जहाँ पे भी हो। सो अब हम आ गए हैं सेकेंडरी हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइडर के पास। अब वो फिर क्योर करके ठीक करने की कोशिश करेगा। अगर उससे भी नहीं हो पा रहा, अगर उसके बाद अगर सपोज़ कि ऑपरेट करना पड़े, ठीक है, ऑपरेशन की अगर वहाँ पे रिक्वायरमेंट है, सो ऑपरेशन की भी फैसिलिटी हर जगह नहीं होती। बहुत ही कम ऐसे आपको हॉस्पिटल्स मिलेंगे जहाँ पे कि थोड़े ऐसे हायर लेवल पे, ठीक है, जहाँ पे कि गैजेट्स बहुत अच्छे हों जिससे कि ऑपरेट किया जाता है। सो ये सबसे एडवांस लेवल है, और यहाँ पे रेफ़र तभी किया जाता है जब सिचुएशन बहुत सीरियस हो एंड प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइडर उसको ठीक ना कर पाए। सो ये 3 लेयर्स हैं। सो अब आपको याद ये रखना है कि आयुष्मान भारत प्राइम मिनिस्टर जन आरोग्य योजना, इसके अंडर जो कवरेज होती है, क्योंकि ये एक तरह का इंश्योरेंस स्कीम है, इसमें जो भी आपका हॉस्पिटलाइजेशन का खर्चा आता है, मेडिसिन का हो गया या फिर ऑपरेशन का है, तो ये कॉस्ट आप रिकवर कर पाते हो, ठीक है। बट यहाँ पे सिर्फ सेकेंडरी और टर्शियरी हेल्थ केयर के जो एक्सपेंसेस हैं वही यहाँ पे कवर होते हैं। प्राइमरी वाला पार्ट यहाँ पे कवर नहीं होता, ये आपको याद रखना है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। सो इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि सेकेंडरी और टर्शियरी, ये 2 एक्सपेंसेस यहाँ पे कवर होते हैं। अच्छा, अब ये कार्ड्स ज़्यादा से ज़्यादा जनरेट हो पाए, क्योंकि जितने ज़्यादा कार्ड्स बनेंगे मतलब कि आपने उतने ही ज़्यादा बेनिफिशरीज़ को इस स्कीम के एम्बिट में कवर कर लिया है। तो इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थ्रू NHA ये कोशिश कर रही है कि ज़्यादा रैपिड रेट से ये कार्ड्स जनरेट हो पाए। तो उन्होंने इसके लिए आयुष्मान ऐप लॉन्च किया। अब इस ऐप का भी नाम आपको याद रखना है, बहुत ही सिंपल है, लेकिन ये आपको याद रखना है। और इस ऐप से रिलेटेड एक और फीचर है जो रिसेंटली इंट्रोड्यूस किया गया था, कि इसमें सेल्फ वेरिफिकेशन का ऑप्शन है। इसके वजह से कार्ड्स अब ज़्यादा जल्दी जनरेट हो पा रहे हैं। और इसके लिए आपको किसी वेरिफिकेशन सेंटर या फिर जो एक बहुत ही ज़्यादा कॉमन नेम है जिसको बोलते हैं कॉमन सर्विसेज सेंटर, CSC, तो बहुत सारे गवर्नमेंट स्कीम को अवेल करने के लिए आपको किसी नियरेस्ट CSC के पास जाके खुद को रजिस्टर कराना पड़ता है। लेकिन इसके लिए आपको सिर्फ ऐप इंस्टॉल करना है अपने फ़ोन में और आप इजीली अपना आयुष्मान कार्ड जनरेट करा सकते हो। तो इसलिए अब जो रिसेंट के कुछ मंथ्स में अगर आप देखोगे तो नवंबर में भी ये न्यूज़ में था। नवंबर में जो डेटा था उस समय आई थिंक 26 या 27 करोड़ कार्ड्स जनरेट हुए थे बस, ठीक है। तो अब ये नंबर पहुंच चुका है 30 करोड़। और क्योंकि ये इलेक्शन ईयर है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाह रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका बेनिफिट मिले। और इसके अलावा अगर आपने मिंट न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स रीड किए होंगे तो आज से कुछ दिन पहले, आई थिंक 5 या 6 डेज पहले, एक आर्टिकल ये भी आई थी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज़ एक्चुअली थिंकिंग अबाउट रेजिंग दिस कवर टू 10 लाख पर फैमिली पर एनम। तो अभी ये 5 लाख है, अभी ऑफिशियली कोई इस पर नोटिफिकेशन नहीं आई है। तो आपको जो अमाउंट याद करना है दैट इज़ 5 लाख। बट हो सकता है कि बजट में, क्योंकि इस बार का बजट ऐसे फुल फ्लेज्ड बजट नहीं होगा, वो होगा इंटरिम बजट, लेकिन उसमें भी कुछ ना कुछ ऐसे फीचर्स ऐड किए जा सकते हैं, कुछ रिविजन्स एग्जिस्टिंग स्कीम्स में हो सकती हैं, ठीक है। सो 5 लाख पर फैमिली पर ईयर, ये आपको याद रखना है। आयुष्मान ऐप के क्या फीचर्स हैं बहुत ही ब्रीफली, कि इसमें सेल्फ वेरिफिकेशन हो जाती है और इसके लिए ये नंबर बहुत इंक्रीज हो रहा है अभी। अच्छा, इसी आर्टिकल में जो एक और फैक्ट था वो ये कि उत्तर प्रदेश बीइंग दी मोस्ट पॉपुलस स्टेट ऑफ द कंट्री, ये चीज़ बहुत ही नेचुरल है कि उन्होंने सबसे ज़्यादा कार्ड्स जनरेट किए होंगे। तो ये नंबर है 4.83। अच्छा, ये नंबर आपको याद नहीं रखना, लेकिन अभी के हिसाब से मान लो जनवरी में कोई क्वेश्चन आता है ऐसा किसी भी एग्जाम में कि अंडर आयुष्मान भारत PMJAY विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज़ जनरेटेड द मोस्ट नंबर ऑफ आयुष्मान कार्ड्स। अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आता है तो उसका आंसर होगा उत्तर प्रदेश। नंबर वेरी करता रहेगा, लेकिन स्टेट जो है वो कुछ दिनों तक सेम ही रहने वाला है। रीज़न बीइंग कि जो डिफरेंस है फर्स्ट और सेकंड स्टेट में, सेकंड है महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र के नंबर्स और
यूपी के नंबर्स, इनमें डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा है, तो इट इज़ अनलाइकली दैट महाराष्ट्र विल सरपास उत्तर प्रदेश इन टर्म्स ऑफ द मैक्सिमम नंबर ऑफ आयुष्मान कार्ड्स जनरेटेड। ठीक है, तो इसकी लाइकलीहुड बहुत कम है। सो ये फैक्ट आपको याद रखना है एक। उसके बाद अब हम आते हैं कि जो आयुष्मान भारत अम्ब्रेला स्कीम है, और ये आपको याद रखना है कि आप जितने भी स्कीम्स के नाम देखते होगे जिसके पीछे आयुष्मान भारत लगा है, वो इसलिए कि आयुष्मान भारत एक अम्ब्रेला स्कीम्स है, एक अम्ब्रेला स्कीम है, एंड इट हैज़ 4 कंपोनेंट्स। अब वो चारों कंपोनेंट्स के नाम आपको याद होने चाहिए, बिकॉज ऐसा बहुत कम होता है कि सिर्फ अम्ब्रेला स्कीम के बारे में न्यूज़ हो, किसी न किसी पार्टिकुलर कंपोनेंट के बारे में न्यूज़ होती है, लेकिन हर बार आपके दिमाग में ये चीज़ चलनी चाहिए कि ओवरऑल आयुष्मान भारत का क्या स्ट्रक्चर है। तो जो सबसे पहला कंपोनेंट है इसका, दैट इज़ हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स। अब हम जो भी बात कर रहे थे, प्राइमरी हेल्थ केयर, सेकेंडरी हेल्थ केयर, उसके बाद टर्सरी हेल्थ केयर, सो वो सब यहाँ पे कवर होता है। ये हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स हैं, इसको अब रीनेम कर दिया गया है। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है, और ये रिसेंटली हुआ है, मतलब बहुत ऐसा नहीं है कि 2022 में हुआ हो, 2023 में ही हुआ है ये। अब इसको रीनेम कर दिया गया आयुष्मान आरोग्य मंदिर से, मतलब कि हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स आर नाउ नोन एज आयुष्मान आरोग्य मंदिर। दूसरा कंपोनेंट है इसका प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जिसकी बात हम आज करेंगे और जो न्यूज़ में है। इसमें थर्ड है आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। अब ABDM के बारे में भी बहुत बार न्यूज़ में आप ऐसे सुनते होगे, देखते होगे। एक और स्कीम है आयुष्मान भारत डिजिटल हेल्थ इंसेंटिव स्कीम, ठीक है, DHI। सो वो DHI एक्चुअली आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन का ही पार्ट है। DHI डिजिटल हेल्थ इंसेंटिव स्कीम। फिर लास्ट में है आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन, PM अभीम। सो ये भी न्यूज़ में रहता है, आई सपोज नवंबर या दिसंबर में ये भी न्यूज़ में था, लेकिन अभी हम बात करेंगे सिर्फ जन आरोग्य योजना की, जो कि आयुष्मान भारत का सेकेंड कंपोनेंट है। सो अब थोड़ा डिटेल में चलते हैं कि इस स्कीम में है क्या क्या। एक फैक्ट हमने पहले ही देख लिया था कि इसके अंडर जो सेकेंडरी और टर्शियरी एक्सपेंसेस होते हैं हेल्थ केयर के, वही कवर किए जाते हैं। दूसरा कि 5 लाख पर फैमिली पर एनम इसकी कवरेज है। इसके बाद जो कुछ फैक्ट्स होते हैं इसमें, यहाँ पे आप फिर से देख सकते हो, लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद सेकेंडरी, टर्शियरी, ये सब इसमें कवर होता है। अच्छा, उसके बाद जो आपको यहाँ पे रीड करना है वो ये कि हाँ, यहाँ पे आप देखना, अप टू 3 days ऑफ प्री हॉस्पिटलाइजेशन एंड 15 days पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन। इसका मतलब क्या हो गया कि जब आप सेकेंडरी हेल्थ केयर सेंटर में जाते हो, तो ऐसा नहीं है कि आपको डॉक्टर वहाँ पे एडमिट कर लेगा, वो पहले ट्राई करके देखेगा। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था पहले कि सपोज आप अपने नियर बाई किसी भी प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर में जाते हो, उसके बाद वो कुछ दिनों तक आपको टैबलेट्स दे रहा है, उसके बाद भी ठीक नहीं हुआ, तो वो आपको बोलेगा कि अब इसकी आपको चेकअप करानी पड़ेगी, किसी लैब में जाओ, वो आपको बता देगा कि एग्जैक्टली कौन सा टेस्ट आपको कराना है। वो टेस्ट की रिपोर्ट लेके जब आप वापस उस डॉक्टर के पास आओगे, तो अगर उसको लगा ऐसा कि ये मेरे से ठीक नहीं होगा, इसमें कुछ डिटेल ऐसे मतलब किसी एक्सपर्ट की ज़रूरत है, सो वो आपको सेकेंडरी हेल्थ केयर सेंटर में रेफर करता है। ठीक, अब जैसे ही आप सेकेंडरी हेल्थ केयर सेंटर में जाओगे वो रिपोर्ट लेके, तो ऐसा नहीं है कि वो आपको फर्स्ट डे ही एडमिट कर लेगा। बहुत ही रेयर केस ऐसा होगा कि आपको वहाँ पे एडमिट होने की ज़रूरत पड़े। सो कुछ दिन वो आपको ऐसे ही देखेगा, मतलब आपको हॉस्पिटल जाना है हर दिन, डॉक्टर को कंसल्ट करना है, वो जो मेडिकेशन सजेस्ट कर रहा है सो वो आपको लेते रहना है। सो ऐसे में 3 days, मतलब बिना हॉस्पिटलाइज हुए 3 दिन जो आपकी ट्रीटमेंट चल रही है, उसका कॉस्ट वहाँ पे इस स्कीम के थ्रू आपको दिया जाएगा वापस। उसके बाद अगर हम हॉस्पिटलाइजेशन की बात करें, सो 15 days पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन, मतलब कि मान लो आप वहाँ पे एडमिट हो गए और एडमिट होने के बाद डॉक्टर को लगा कि अब ये घर जा सकता है, सो घर जाने के बाद भी बहुत दिनों तक मेडिसिन चलती रहती हैं। सो उस केस में 15 days तक, हॉस्पिटल से निकलने के बाद 15 days तक जो भी कॉस्ट आपका इंकर हुआ है दैट विल बी रीइंबर्स्ड, ठीक है, वो आपका यहाँ पे कवर हो जाएगा इसमें, इस स्कीम के थ्रू। अच्छा, उसके बाद जो फैक्ट है कि इसमें फैमिली साइज, एज या जेंडर की कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। सो ये भी याद रखना है। क्वेश्चन अगर आता है तो स्टेटमेंट में आपसे हो सकता है पूछ लिया जाए कि अप टू 4 members फ्रॉम अ फैमिली विल बी कवर्ड अंडर दिस स्कीम। अगर कुछ ऐसा स्टेटमेंट आपको दिखे तो वो गलत होगा, बिकॉज यहाँ पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। अच्छा, अब लिखा है कि ऑल
प्री एग्जिस्टिंग कंडीशंस आर ऑल्सो कवर्ड फ्रॉम डे वन। जाहिर सी बात है, मैंने आपको बोला कि आप जब सेकेंडरी हेल्थ केयर सेंटर में जाते हो सो आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहती है पहले से, वो बाद में बस डिटेक्ट होती है जब आप लैब में जाते हो टेस्ट कराने। सो इसलिए जितने भी प्री एग्जिस्टिंग कंडीशंस हैं वो भी इसमें कवर होती हैं। ओके, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि इसका क्राइटेरिया क्या है जिसके बेसिस पे बेनिफिशरीज को आइडेंटिफाई किया जाता है। सो एक हमारा सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस होता है, SECC। ये हुआ था 2011 में, उसके बाद नहीं हुआ है। तो जो लेटेस्ट फिगर है वो आपको 2011 के सेंसस से ही मिलेगा, SECC। ठीक है, क्वेश्चन इसके बेसिस पे भी पूछा जा सकता है। हो सकता है कि SECC के बजाय वहां पे मेंशन हो सेंसस 2011। तो सेंसस और SECC ये दोनों अलग हैं, ये आप याद रखना। अब इस SECC में कुछ डेप्रिवेशन क्राइटेरिया दिए हुए होते हैं। सो पहले आपको ये समझना है कि जो यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो रूरल इंडिया के लिए और अर्बन इंडिया के लिए अलग अलग है। अगर अर्बन इंडिया की हम बात करें, अर्बन पॉपुलेशन की बात करें, तो इन टोटल इन्होंने 11 ऐसे ऑक्यूपेशंस आइडेंटिफाई किए हैं कि अगर कोई भी इंडिविजुअल उस ऑक्यूपेशन से रिलेटेड है, ठीक है, या फिर उस ऑक्यूपेशन में इन्वॉल्व है, तो उसको बाय डिफॉल्ट इस स्कीम के थ्रू सारे बेनिफिट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। अब क्योंकि ये 11 टोटल यहाँ पे 11 कैटेगरीज हैं, तो इसके आपको नाम याद रखने की जरूरत नहीं है। आप बस इसको ऐसे मतलब इस तरीके से समझो कि जितने इनफॉर्मल सेक्टर के अलग अलग वर्क्स होते हैं, जैसे हो सकता है कि उसमें से कोई बेगर हो, रैक पिकर हो, ठीक है, स्ट्रीट वेंडर हो, तो इस टाइप के ऑक्यूपेशंस यहाँ पे इंक्लूड किए गए हैं। ऐसे टोटल 11 है, तो ये 11 नंबर आपको याद रखना है। जो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है वो ये कि रूरल इंडिया में कैसे हम बेनिफिशरीज को आइडेंटिफाई करते हैं। सो उसके लिए एज पर दी SECC 2011 डेटा, इन टोटल यहाँ पे बहुत सारे डेप्रिवेशन क्राइटेरिया होते हैं, बट इस स्कीम के लिए उन्होंने बस 6 को चूज किया है। सो D1 to D5 और फिर D7, D6 यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं है। तो हम D1 देख लेते हैं क्या है। D1 मतलब ओनली 1 रूम विद कच्चा वॉल्स एंड कच्चा रूफ। इसी तरह आप देखो कि D2, D3, D4, D5 और D7 दे रखा है, ये आपको रीड करना है। बहुत मुश्किल नहीं है, आसानी से आप इसको समझ लोगे, ठीक है। D6 जो है उसको यहाँ पे एक्सक्लूड किया गया। उसका रीजन क्या है कि D6 ये बोलता है कि नो लिटरेट मेंबर in a family above the age of 25। अब क्योंकि लिटरेसी का हेल्थ केयर से एज सच कोई डायरेक्ट ऐसे लिंक नहीं है। ये बात सही है कि जो इंसान जितना लिटरेट होगा वो अपने हेल्थ को लेके उतना ही अवेयर होता है, ये बात सही है। बट एक बार किसी को कोई हेल्थ रिलेटेड ऐसे प्रॉब्लम हो गई तो वहाँ पे लिटरेसी बहुत काम नहीं आती, ठीक है। सो इस बेसिस पे किसी को एक्सक्लूड किया जाना ये चीज़ ठीक नहीं है। सो इसलिए इसको यहाँ पे रखा ही नहीं गया है। अच्छा, अब जो जितने यहाँ पे 6 क्राइटेरिया दे रखे हैं, तो रूल के हिसाब से ये है कि इसमें से कोई भी एक क्राइटेरिया पे, इसमें से किसी भी एक क्राइटेरिया को कोई फुलफिल कर रहा है, सो बाय डिफॉल्ट ही और शी विल बी एबल टू अवेल दी बेनिफिट्स प्रोवाइडेड अंडर दिस स्कीम। ये आपको याद रखना है कि सारे के सारे क्राइटेरिया को फुलफिल करना जरूरी नहीं है। ये 6 में से अगर कोई एक भी फुलफिल कर रहा है तो मतलब कि वो एलिजिबल है फॉर अवेलिंग दी बेनिफिट्स अंडर PMJAY। यहां पे आप देखो क्या लिखा है, एटलीस्ट वन ऑफ द फॉलोइंग 6 डेप्रिवेशन क्राइटेरिया। सो ये आपको याद रखना है। इसके बाद इसमें सारा कुछ कवर हो गया। अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन पे। सो सबसे पहला स्टेटमेंट है यहाँ पे कि दिस स्कीम प्रोवाइड्स फॉर मेडिकल एंड हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी हेल्थ केयर ऑफ एलिजिबल बेनिफिशरीज। उसी तरह यहाँ पे सेकेंड है कि इट कवर्स अप टू 3 days ऑफ प्री हॉस्पिटलाइजेशन एंड 15 days ऑफ पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन। तो ये दोनों आपको याद रखना होगा क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर है देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन ऑन द फैमिली साइज, एज और जेंडर। और लास्ट में है इन रूरल एरियाज पीपल बिलोंगिंग टू 11 स्पेसिफाइड ऑक्यूपेशंस आर कवर्ड अंडर द स्कीम। अब ये 4 स्टेटमेंट्स हो गए। अब आपको बताना है इसमें से कितने करेक्ट हैं, ठीक है। तो मैं थोड़ी देर के लिए साइड हो जाता हूँ, आप वीडियो को पॉज करके एक बार अटेम्प्ट करो खुद से, फिर हम इसको डिस्कस करते हैं कि कैसे इसमें से कौन कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, कौन से इनकरेक्ट हैं।
ओके, आई होप अब तक आपने अटेम्प्ट इसको कर लिया होगा, नहीं तो प्लीज़ वीडियो को पॉज करके एक बार देख लो इसको। सो सबसे पहला यहाँ पे कि दिस स्कीम प्रोवाइड्स फॉर मेडिकल एंड हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी हेल्थ केयर ऑफ एलिजिबल बेनिफिशरीज। ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, क्यों? क्योंकि प्राइमरी कवर नहीं होता, ये मैंने आपको बता दिया था। सेकेंड वाला सही है, करेक्ट है। 3 डेज हॉस्पिटलाइज होने के पहले और हॉस्पिटल से बाहर निकलने के बाद 15 डेज तक सारे कॉस्ट इसमें रिकवर होते हैं। फिर है थर्ड, देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन ऑन द फैमिली साइज, एज और जेंडर। तो ये मैंने आपको बताया था कि ये सही है कि इसमें कोई भी किसी भी टाइप की रेस्ट्रिक्शन नहीं है फैमिली साइज, एज और जेंडर के बेसिस पे। लास्ट में है कि इन रूरल एरियाज पीपल बिलोंगिंग टू 11 स्पेसिफाइड ऑक्यूपेशंस आर कवर्ड अंडर दिस स्कीम। ये इनकरेक्ट है बिकॉज ये वाली कंडीशन अर्बन एरिया के लिए, ना कि रूरल एरिया। रूरल एरिया के लिए SECC 2011 के डेटा के हिसाब से जो D1 से लेके D5 और फिर D7, तो ये 6 डेप्रीवेशन क्राइटेरिया के बेसिस पे चूज किया जाता है कि कौन से इसके एलिजिबल बेनिफिशरीज हैं। D6 इसमें इंक्लूडेड नहीं है, इसको भी आप याद रखना। सो आई थिंक स्कीम से रिलेटेड मोस्टली जितने अच्छे अच्छे फैक्ट्स हैं, की फैक्ट्स हैं, वो इसमें कवर हो चुके हैं। एक फैक्ट रह जाता है जो कि आज से 1 महीने बाद उतना रेलेवेंट नहीं रहेगा, बट जनवरी में कोई आपका एग्ज़ाम है, सो आप ये फैक्ट भी जरूर देख के जाना कि अगर हम बात करें फिजिकल ईयर 23-24, उसके लिए PMJAY को, मतलब आयुष्मान भारत के इस सिंगल कंपोनेंट को जो बजट एलोकेट किया गया था दैट वाज 7200 करोड़। सो ये फैक्ट रेलेवेंट है ओनली टिल जनवरी एंड। जनवरी के पहले अगर आपका कोई एग्जाम है और बैंकिंग का हो सकता है या फिर हो सकता है कुछ और हो, सो उसमें ये फैक्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। जैसे ही इंटरिम बजट आता है और अगर इस फैक्ट में कोई रिवीजन नहीं की गई, ठीक है, इस फैक्ट में कोई रिवीजन नहीं की गई, उस केस में हो सकता है फरवरी के बाद भी ये रेलेवेंट रहे, बट मोस्ट लाइकली ये नंबर्स चेंज होते ही हैं हर साल। सो ये जनवरी के लिए बस रेलेवेंट है, उसके बाद हम देखते हैं बजट के आने के बाद क्या फिगर रहता है। सो उसके बाद फिर से ये सारे स्कीम्स बैक टू बैक कवर होंगे। अभी के लिए आपको 7200 याद रखना है, जनवरी में कोई एग्ज़ाम है तो, राइट। सो बस एक ये फैक्ट था जो हमने ऐसे जब हम डिस्कस कर रहे थे तब हमने इसको स्किप किया था। उसका रीज़न मैंने आपको बता दिया क्यों, क्योंकि ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इसी महीने इसकी रेलेवेंस रहेगी। अच्छा, इसके बाद और भी आपको कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे FCI के ऊपर, ठीक है। उसके बाद GRAP के बारे में, और फिर आपको जनमन के बारे में। PM जनमन को हमने कल स्कीम्स क्रॉनिकल के सेशन में कवर किया था डिटेल में, तो आप वहाँ पे जाके रीड कर सकते हो। इनफैक्ट ये वाला क्वेश्चन वहीं से लिया गया है, ठीक है। तो आपने अगर कल का सेशन देखा है तो आप इस क्वेश्चन को ईजिली अटेम्प्ट कर पाओगे। इसके लिए आपको किसी आर्टिकल को रेफर करने की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट जितने भी स्कीम्स डिस्कस होते हैं अंडर स्कीम्स क्रॉनिकल सेशन, सो उसके लिए आपको अलग से कोई सोर्स रेफर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जितने भी पब्लिक डोमेन में जो नोन फैक्ट्स हैं और जो एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं वो वहाँ पर डिस्कस हो जाते हैं, ठीक है। सो ये हमारे आर्टिकल्स पे क्वेश्चंस हैं, और लास्ट में है विज्ञानिका के ऊपर, जो कि एक उसी के ऊपर क्वेश्चन है एक्चुअली। तो ये आप देख लेना, अटेम्प्ट करना। इसके जस्ट नेक्स्ट वाले स्लाइड पे आपको इसकी आंसर की मिल जाएगी, और शाम को हम एक दूसरी सेशन रखेंगे PIB की, जिसमें आज के आर्टिकल्स कवर होंगे, राइट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।